हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 25 जनवरी का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम ईवीएस के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। 15 क्वेश्चंस को देख चुके हैं हम अपने लास्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को अब हम देखने चल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है विषय आवास से संबंधित आपने कक्षा 5 के छात्रों की एक दक्षता पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या दिया रखा है। देखिए, कह रहा है खेत से बाजार से घर तक की खाद्य पदार्थों की यात्रा की रूपरेखा बनाना, मानचित्रण की संकल्पना को तथा 2 आयामों से एक स्थान का चित्रण से संबंध करना, या फिर कह रहा है कच्चे माल से तैयार उत्पादन की यात्रा का वर्णन करना, वनों के संरक्षण हेतु विविध जन आंदोलनों का वर्णन करना। तो कह रहा है विषय आवास से संबंधित अपने कक्षा 5 के छात्रों की एक दक्षता मानचित्रण की संकल्पना को 2 आयामों में स्थान का चित्रण से संबंध कराना है। संकल्पना मानचित्रण एक प्रकार का ग्राफिक आयोजक होता है, जिसका उपयोग छात्रों की किसी विषय के ज्ञान को सुव्यवस्थित करने और प्रस्तुत करने में मदद करने के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है खाद्य भोजन के प्रत्यय पर अपने छात्रों का रचनात्मक रूप से आकलन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से कार्य का चयन करेंगे। पक्षियों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र बनाना, शाकाहारी और मांसाहारी परिभाषाएं याद दिलाना। देखिए, याद करने वाला कुछ नहीं यहाँ पे रहेगा। फिर खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करना, यही राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। तो कह रहा है खाद्य भोजन के प्रत्यय पर अपने छात्रों का रचनात्मक रूप से आकलन करने के लिए हमें खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की विभिन्न की विधियों के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अवधारणा की प्रकृति, जीवंत अनुभवों की समृद्धता, विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता या वरीयता, अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए विधियों के चयन के लिए विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता वरीयता सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। यानी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, और बाकी भी अब पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस कारण समूह से चर्चा उपयुक्त विधि है। तो कह रहा है अंतर्वैयक्तिक कौशलों का विकास, बच्चे विभिन्नताओं का सम्मान करना सीखते हैं, बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक, विषयों के बीच सीमाएं तोड़ने में सहायक। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान प्रस्तुत करने हेतु समूह चर्चा अत्यंत उपयुक्त है। समूह चर्चा उस समय होती है जब व्यक्तियों का समूह आमने सामने बैठकर मौखिक अंतःक्रिया द्वारा सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं या किसी विषय से संबंधित किसी समस्या पर निर्णय लेते हैं। ध्यातव्य है कि समूह चर्चा विधि से छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है, जिससे छात्रों में बहुमुखी चिंतन को प्रोत्साहन मिलता है तथा सहयोगितापूर्ण प्रतिस्पर्धा पैदा होती है या विषय वस्तु का चयन करना भी सिखाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है कक्षा 5 के छात्रों के लिए परिवार एवं मित्र विषय के लिए एक दक्षता की पहचान कीजिए। सामुदायिक भोजन खाने के कारण का उल्लेख कीजिए। स्थानांतरण एवं विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में घरों की सामग्री में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर कह रहा है स्पष्ट कीजिए कि विविध प्रकार की वस्तुओं के निर्माण के लिए भिन्न औजारों एवं सामग्री की आवश्यकता क्यों होती है। तो कह रहा है कक्षा 5 के छात्रों के लिए पर्यावरण मित्र विषय के लिए एक दक्षता की पहचान करने के लिए स्थानांतरण तथा विस्थापन में अंतर करना सबसे अधिक उपयोगी है ना। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में वृत्तांतों को व्यापक रूप से शामिल किया गया, जिससे कि एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो, मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले, मूलभूत संप्रत्ययों को सीखने में आनंद मिले, छात्रों में संप्रेषण कौशलों का विकास हो। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में वृत्तांतों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के निर्देशों का पालन हो, मूलभूत संप्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले, मूलभूत प्रत्ययों को सीखने में आनंद मिले, वृत्तांत में वर्णित पात्रों के साथ आसानी से तदनुभूति का अनुभव कर सके। ये वृत्तांत सीखने के लिए प्रासंगिक अधिगम वातावरण प्रदान करते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन संरचनात्मक आकलन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। यह सब बच्चों के लिए दिए जाने वाले औपचारिक परीक्षण, इसमें बच्चों को यह नहीं पता चलता है कि उनका आकलन किया जा रहा है या प्रगति पत्र में दर्ज किए जाने वाले विवरण हैं, यह सीखने के दौरान बच्चों की प्रगति का अवलोकन है, या बच्चों की गतिविधियों के अवलोकन द्वारा उनके सीखने में सुधार की प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी और डी दोनों सही होगा। पहले इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, जिससे आपके पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाता है। देखिए कह रहा है संरचनात्मक आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार होता है। इसका प्रयोग अधिगम के लिए आकलन के रूप में किया जाता है। रचनात्मक आकलन का कार्य छात्रों का पृष्ठपोषण प्रदान करना है। इसके द्वारा
विद्यार्थी को ये पता लगता है कि उसे कहाँ सुधार की आवश्यकता है। संरचनात्मक आकलन की विशेषताएं क्या हैं, देखिए इसमें बच्चों को यह नहीं पता चलता कि उनका आकलन किया जा रहा है या प्रगति पत्र में दर्ज किए जाने वाला विवरण है, या सीखने के दौरान बच्चों की प्रगति का अवलोकन है, या बच्चों में गतिविधियों के अवलोकन द्वारा उनके सीखने में सुधार की प्रक्रिया है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समेकित मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, या निर्धारित मानदंड के आधार पर बच्चे की कार्य की गुणवत्ता की जाँच करना, या सीखने के दौरान बच्चे की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखना, या एक बच्चे की उपलब्धि की तुलना दूसरे बच्चे की उपलब्धि से करना, या एक बच्चे की प्रगति की तुलना सीखी स्वयं की पिछली प्रगति से करना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट ऑप्शन, मतलब ए और सी हो जाएगा। तो कह रहा है समेकित आकलन या योगात्मक मूल्यांकन का अगर शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही इसका ज्ञान कराना है। ये सदैव निश्चित अवधि के दौरान पश्चात होता है। योगात्मक आकलन अधिगम के आकलन के रूप में किया जा रहा है। इसके निम्नलिखित विशेषताएं हैं। देखिए कह रहा है ये निर्धारित मानदंड के आधार पर बच्चे के कार्य की गुणवत्ता की जांच करता है। यह एक बच्चे की उपलब्धि की तुलना दूसरे बच्चों की उपलब्धि से करता है, उपलब्धि में सुधार करता है, उपलब्धि का मापन करता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यचर्या से सुझाए गए 6 थीमों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक थीम है। तो देखिए आश्रय या आवास, शेल्टर जो है इसका एक थीम है। अब देख लीजिए यहाँ पे इसके थीम्स क्या हैं, ये देखिए कह रहा है पर्यावरण एवं मित्र, भोजन, आवास, जल, यात्रा, चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं। इस तरीके से ये इसके थीम बताए गए हैं, 6 थीम हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए ईवीएस पाठ्यचर्या में थीम परिवार एवं मित्र सम्मिलित करता है। परिवार एवं मित्र जो होता है वो सम्मिलित करता है कार्य व खेल। तो यहाँ पर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो कह रहा है ईवीएस पाठ्यचर्या में थीम परिवार एवं मित्र कार्य को और खेल को सम्मिलित करता है। एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को स्वीकृत रूप से प्रदान करने के लिए 6 विषय यानी क्षेत्रों, परिवार और मित्र, भोजन, आवास, जल, यात्रा और कुछ करना या बनाना की पहचान की गई है, जिनमें बहुविषयकता की एकीकृत रूप से साथ साथ रखा जा सकता है। इन्हें थीम कहा जाता है। देखिए थीम वाले क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इन क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबिया ने अपने चित्र में आकाश को हरा व पेड़ को नीला रंगा। उसके शिक्षक द्वारा पहले क्या करना चाहिए। सबिया से आकाश और पेड़ का चित्र देखने के लिए कहें और फिर चित्र बनाने को कहें। सबिया को बताएं कि आकाश नीला और पेड़ हरे होते हैं। उसने गलत रंग रंगा है तो उसके चित्र की सराहना करें और पूछें कि इसने रंगों का चयन क्यों किया। सबिया को बगीचे में ले जाएं, उसे आकाश में। तो यहाँ पे सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। सबिया ने अपने चित्र में आकाश को हरा, पेड़ को नीला रंगा है। शिक्षक को पहले उसके चित्र की सराहना करना चाहिए, तत्पश्चात उससे पूछें कि उसने ऐसा कलर क्यों किया है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहा है पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस प्रकार का है। बच्चे के निकटस्थ परिवेश से प्रारंभ होकर व्यापक पर्यावरण तक, व्यापक पर्यावरण से प्रारंभ होकर बच्चे के निकटस्थ परिवेश तक, स्व के रूप में बच्चे से प्रारंभ होकर स्व के रूप में संदर्भ, व्यापक संदर्भ तक, स्व के रूप में व्यापक संदर्भ से स्व के रूप में बालक तक। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को स्वीकृत स्वरूप प्रदान करने के लिए 6 विषयों परिवार, क्षेत्रों, परिवार और मित्र, भोजन, आवास, जल, यात्रा, कुछ करना या बनाना की पहचान की गई, जिसमें बहुविषयकता को एकीकृत रूप में रखा जा सकता है। इन्हीं 6 थीम कहा जाता है। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से बच्चे के निकटस्थ परिवेश से प्रारंभ होकर पर्यावरण तक, स्व के रूप में बच्चे से प्रारंभ होकर स्व के रूप में व्यापक संदर्भ तक। सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चे के पर्यावरण के सीखने में सर्वाधिक उपयुक्त हैं। तो देखिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन से कथन हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। कह रहा है बच्चे अपने प्रयासों से अकेले सीखते हैं, बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके सीखते हैं, बच्चे शिक्षक की व्याख्या से सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चे पर्यावरण में अंतःक्रिया से सीखते हैं, बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके सीखते हैं, यानी बी राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए बच्चे पर्यावरण में बच्चे पर्यावरण का अध्ययन अति महत्वपूर्ण, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को समझ प्रदान करता है कि हमें किस प्रकार से अपने भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाकलाप करते हैं तथा उसके द्वारा प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित कथन बच्चों के पर्यावरण से सीखने में सर्वाधिक उपयुक्त हैं। बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके सीखते हैं, बच्चे अपने पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करके सीखते हैं, बच्चे अपने पर्यावरण को भविष्य के लिए स्वस्थ एवं टिकाऊ रखने में योगदान करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कह रहा है अंतरा को अकेले पहेली हल करना मुश्किल लग रहा है, उसे अपने बड़े भाई प्रसून के साथ कुछ भी मिनटों में पहेली को आसानी से सुलझा सके। इसका कारण क्या हो सकता है। बच्चे बौद्धिक विकास की क्रमिक अवस्थाओं में स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं, या फिर बच्चे वयस्क के सहारे द्वारा स्कैफोल्डिंग समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पार कर लेते हैं। यही राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा अंतरा को अकेले पहेली हल करना मुश्किल लग रहा था, अपने बड़े भाई प्रसून के साथ कुछ ही मिनटों में उसने पहेली को आसानी से सुलझा सकी।
इसका कारण वह अपने भाई से लिया गया सहारा जो वयस्कों के द्वारा लिए गए स्कैफोल्डिंग यानी समीपस्थ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को पार कर लेते हैं। ध्यातव्य है कि समीपस्थ विकास क्षेत्र एक शिक्षार्थी से क्या महारत हासिल की और क्या वे समर्थन तथा सहायता से संभावित रूप से हासिल कर सकते हैं के बीच क्या अंतर है। स्कैफोल्डिंग उस शिक्षार्थी को दिए गए समर्थन को संदर्भित करता है जो समीपस्थ विकास के क्षेत्र में कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहा है। अब देखते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कह रहा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में कुछ इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि वहाँ यह शुरू होता है सीखने वाले के तत्काल परिवेश से पास पड़ोस समुदाय से वैश्विक संदर्भ से बड़े संदर्भ से। तो यहाँ पे देखिए सीखने वाले के तत्काल परिवेश से यानी ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि यह शुरू होता है सीखने वाले के तत्काल परिवेश से। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस एक एकल विषय क्षेत्र नहीं जबकि इसे अध्ययन को भौतिक, जैविक, रासायनिक, सामाजिक तथा अन्य आयामों से सीखने के अनुभवों को आकर्षित करने वाले समग्र क्षेत्र बहुविषयक के रूप में देखा जाता है। ईवीएस पाठ्यक्रम समावेशी है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्रों को उसकी पृष्ठभूमि और अपनी विशेषताओं की परवाह किए बिना सीखने के समान अवसर मिले। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज के वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आप वीडियो को खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई खूब अच्छे से करते रहिए, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट कीजिएगा। थैंक यू।